Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of database system. In this lecture, we will discuss about the relational model. What is relational model? Relational model कैसे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि रिलेशनल मॉडल कैसे बना, इसकी मैथमेटिकल टर्म कैसे हैं, कैसे ये रिलेशन हमारे पास होता क्या है, वो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करनी है। 1970 E.F. कॉड रिलेशनल मॉडल के लिए पेपर लिखा था उसने, डाटा फॉर लार्ज शेयर डाटा बैंक्स उसका टाइटल था पेपर का। प्रपोज रिलेशनल मॉडल, उसने रिलेशनल मॉडल प्रपोज किया था और उसके बाद सिस्टम, ये उसकी यानी हिस्ट्री है हमारे पास। हमारे पास प्रोटोटाइप डेवलप एट द IBM रिसर्च लैब, ये उसके अंदर 1970 के अंदर ये बनी थी। उसके बाद बेटली टेस्ट व्हीकल IBM UK साइंटिफिक लैब, इंग्रेस यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया एट बर्कले, उसने फिर इसको टेस्ट किया, यानी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। सिस्टम आर रिजल्ट यूज इन डेवलपिंग द DB2, सिस्टम आर के बाद DB2 बनी फ्रॉम IBM एंड आल्सो ओरेकल ने DB2 का कंसेप्ट दिया। अर्ली माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड ऑन द DBMS, जो हमारे पास पुराने माइक्रो कंप्यूटर थे जिनके अंदर DBMS यूज़ होती थी, वह रिलेशनल डी बेस, उसके अंदर जो डेटाबेस यूज़ होती थी रिलेशनल डी बेस, आर और बेस, पैराडॉक्स, ये डेटाबेसेस के नाम है। DBMS हमारे पास जो यूज़ होते थे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होते थे। आजकल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है मोस्ट पॉपुलर माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड DBMS है, यानी माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं उनके लिए जो डेटाबेस बनाई जाती है, कौन सा DBMS यूज़ किया जाता है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसी तरह हमारे पास और कौन कौन से DBMS मौजूद हैं, ओरेकल है, DB2 है, इन्फॉर्मिक्स है, साइबेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MySQL, मोस्ट पॉपुलर इंटरप्राइज DBMS ऑल, ये हमारे पास सारे क्या हैं, रिलेशनल हैं। ठीक है, ऑल आर द रिलेशनल। एडवांटेज क्या है रिलेशनल मॉडल के, बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, हमारे पास ये किसकी बेस पर है, मैथमेटिकल नोटेशन, जो रिलेशन क्या, मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, मैं आगे आप लोग को डिस्क्राइब करता हूँ। कैन यूज़ पावर ऑफ द मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन, इसके अंदर मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज़ हो सकते हैं, मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन क्या की जा सकती है, यूज़ की जा सकती है। ठीक है, इसी तरह कैन यूज़ डेवलप बॉडी ऑफ द रिजल्ट यूजिंग द थ्योरम एंड प्रूफ मेथड ऑफ मैथमेटिक्स रिजल्ट देन अप्लाई टू मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन, यानी हमारे पास इसके अंदर मैथमेटिक्स के प्रूफ हमारे पास हो गए, रिजल्ट्स हो गए। ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट तरीक़ों से क्या किए जाते हैं, एप्लीकेबल हैं। इसलिए हम जो कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं या IT के लोग हैं जो डेटाबेसेस पढ़ते हैं, ठीक है, और जो प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग की लॉजिक बिल्ड करने के लिए और डेटाबेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आप लोगों को मैथमेटिक्स के कोर्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे रिलेशन अलजेब्रा आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ाया गया। इसी तरह आप लोगों को ने कैलकुलस पढ़ी होगी, कैलकुलस भी इसके अंदर यूज़ होगी, कैलकुलस के कंसेप्ट भी यूज़ होते हैं। तो ये इसलिए आप लोगों को पहले क्या किया जाता है, इसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर है सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड, बेसिक इसका आसान से बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, इजी समझने वाला है, आसानी से समझ आने वाला है। सेपरेट्स लॉजिकल फ्रॉम फिजिकल लेवल, ठीक है, ये हमारे पास हम 3 लेवल आर्किटेक्चर जो हमने पढ़ा था, यानी ये हमें क्या करता है, फिजिकल लेवल की फिजिकली डाटा किस तरह स्टोर है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम लॉजिकल लेवल के ऊपर कुछ और है, और हमारे जो एक्सटर्नल लेवल है यानी व्यूज़ वगैरह, तो वो हमारे पास हम डिफरेंट तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। डाटा ऑपरेशंस इजी टू एक्सप्रेस यूजिंग अ फ्यू पावरफुल कमांड्स, ठीक है, डाटा के ऊपर हम आसानी से डिफरेंट थोड़ी सी कमांड्स हैं जो हमारे लिए याद करना इतनी मुश्किल नहीं है, हम उनको यूज़ करते हुए डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हमने पढ़ने हैं इसके अंदर इंशाल्लाह। अभी इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने ज़रा इसको माइंड में रखना है कि ये इजी है, बट ये माइंड में रखना है कि हमने पढ़ना है, इसको प्रैक्टिकली करना है। तो जैसे जैसे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको बनाएंगे, तो आप लोगों के लिए क्या होता जाएगा, ये सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी, ईजी होती जाएंगी। डाटा स्ट्रक्चर्स
जो आप लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हो, डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे पास, वे ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग द डाटा फ्रॉम स्टोरेज से हमारे पास डाटा क्या करने के लिए रिट्रीव करना, स्टोर करने का जो तरीका होता है, और उनके आपस में जो रिलेशनशिप होते हैं वो किससे डिस्क्राइब होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर से। रिलेशंस आर रिप्रेजेंटेड फिजिकली एज अ टेबल। आमतौर पर हम फिजिकली जो हमें नज़र आता है रिलेशन, यानी उसको क्या कहा जाता है, टेबल को एक रिलेशन कहा जाता है। टेबल इज़ आल्सो नोन एज रिलेशन। टेबल को क्या कहते हैं हम, रिलेशन भी कहते हैं। टेबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। इन टेबल्स के आपस में क्या होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं। टेबल्स होल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। टेबल किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या एंटिटी के बारे में टेबल के अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। अब रो या टपल, यानी एक रो एक रिकॉर्ड को ज़ाहिर कर रही होती है, जो हमने पहले पढ़े हैं कि हमारे पास क्या होती है, एक रो एक रिकॉर्ड को ज़ाहिर कर रही होती है। अब आप लोगों को मैं साथ यहाँ पे एक कंसेप्ट देता जाऊँ जो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो डाटा का सबसे छोटा यूनिट है स्टोरेज का, वो हमारे पास क्या है, करैक्टर है। ठीक है, जैसे ये ए है, बी है, सी है, ये हमारे पास करैक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स, ये करैक्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास एक एट्रीब्यूट बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सीक्वेंस ऑफ करैक्टर, जैसे हमारे पास नेम हो गया, किसी का एड्रेस हो गया, रोल नंबर हो गया, ये हमारे पास क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स मिलकर, ये रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एक रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, एक रिकॉर्ड हमारे पास कैसे देखें, एक टेबल के अंदर हमारे पीछे हम पढ़ चुके हैं कि एट्रीब्यूट्स होते हैं। सपोज एक हमने कहा था कि एग्जांपल लिखी थी कि स्टूडेंट का टेबल है, तो उसके अंदर मेरे पास 4 एट्रीब्यूट हैं, तो वो 4 एट्रीब्यूट मिलकर, ठीक है, जैसे ये नेम है, एड्रेस है, रोल नंबर है, ठीक है, फादर नेम है, ये मिलकर क्या बनाएगा, एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड बनाएगा। तो इसका मतलब है ये है कि उस टेबल के अंदर जो एक पूरी रो है, ठीक है, यानी हमारे पास एक रो के अंदर ये सारे कॉलम आ जाएंगे। ये रो क्या बनाती है, हमारे पास एक रिकॉर्ड बनाती है। इसलिए रो को हम क्या कहते हैं, टपल्स भी कहते हैं और रिकॉर्ड भी कहा जाता है। रोज टपल्स correspond टू द इंडिविजुअल रिकॉर्ड, ठीक है, कॉलम्स correspond टू एट्रीब्यूट्स। कॉलम हमारे पास, इसको कॉलम के अंदर हमारे पास कॉलम हमारे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास रो है वो एक पूरे रिकॉर्ड को क्या कर रही होती है, ज़ाहिर कर रही होती है। एक कॉलम कंटेन वैल्यूज फ्रॉम वन डोमेन, यानी कॉलम्स के अंदर हमारे पास एक डोमेन की वैल्यूज आ रही होती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि जब हम कॉलम के अंदर, सपोज मेरा नेम का कॉलम है, तो उसका मतलब उसके अंदर सारे नेम आ रहे होंगे, पूरे कॉलम में क्या होंगे, नेम्स होंगे। एक मेरे पास क्या है, रोल नंबर का कॉलम है, इसका मतलब है उसके अंदर सिर्फ क्या होंगे, रोल नंबर होंगे। दूसरा मेरे पास एड्रेस का कॉलम है, इसका मतलब उस कॉलम में क्या आ रहे होंगे, एड्रेसेस आ रहे होंगे। तो इट्स मीन कि ये हमें जो बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि हमारे डोमेन, जो हमारे पास कॉलम है, कंटेन वैल्यूज फ्रॉम वन डोमेन, यानी एक डोमेन से उसकी वैल्यू आ रही होगी। अब डोमेन कंसिस्ट ऑफ एटॉमिक वैल्यू, इसका मतलब क्या है, डोमेन कंसिस्ट ऑफ एटॉमिक वैल्यू। इट्स मीन मेरे बच्चे, मैं भी आप लोगों को ये अगली स्लाइड के ऊपर एक टेबल की डायग्राम है, तो ये सारे पॉइंट्स दोबारा रिपीट भी करूंगा। एटॉमिक वैल्यू का मतलब यह है कि सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू से क्या मुराद है कि जैसे ये एक नाम है, नेम है, तो इसका मतलब है इस बंदे का सिर्फ क्या होना चाहिए, एक नाम आना चाहिए, 2 नेम नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर किसी का फादर नेम है तो एक नाम आना चाहिए, 2 नाम नहीं आने चाहिए। इसी तरह हमारे पास रोल नंबर है, तो रोल नंबर 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। एटॉमिक मीन हमारे पास क्या होगी, एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू। ठीक है, हमारे पास डोमेन कंसिस्ट ऑफ एटॉमिक वैल्यू, इन डोमेन के अंदर क्या होती हैं, एक वैल्यूज होती है। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल, कि हम जो ये टेबल बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ईच सेल कंटेन एट मोस्ट वन वैल्यू, हर सेल के अंदर कितनी वैल्यू होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक वैल्यू होनी चाहिए। जब हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंदर मेरे पास क्या है, टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अब उस रो के अंदर हमारे पास जो एक सेल होगा, यानी एक कॉलम के अंदर, जैसे आप लोगों ने एक्सेस के अंदर या एक्सेल के अंदर देखा, तो हमारे एक सेल बने होते हैं, तो उस सेल के अंदर ईच सेल कंटेन एट मोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा वन वैल्यू। ईच कॉलम हैज अ डिस्टिंक्ट नेम, हर कॉलम का क्या होगा, डिस्टिंक्ट नेम होगा, यानी 2 कॉलम का नेम सेम नहीं हो सकता। यानी एक कॉलम का नेम मैं रोल नंबर रख दूं, दूसरे का भी रोल नंबर रख दूं, तो गलत है। ठीक है, तो ईच कॉलम हैज अ डिस्टिंक्ट नेम, हर कॉलम का क्या होगा, डिस्टिंक्ट नेम होगा। द नेम ऑफ एट्रीब्यूट इट रिप्रेजेंट,
ठीक है। जो हमारे पास क्या है, ईच कॉलम हैज अ डिस्टिंक्ट नेम, द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इट रिप्रेजेंट, यानी उसके एट्रीब्यूट का नाम होगा जो उसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे हमारे पास मैंने कहा कि स्टूडेंट का हम क्या कर रहे हैं, फादर नेम, तो ये कॉलम का नेम क्या रखेंगे हम, फादर नेम या एफ नेम। ठीक है, ये एड्रेस है जैसे हमारे पास, तो हम उसके बाद उसका नाम कॉलम को इसी तरह के रखेंगे जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होगा नेम, क्या कॉलम नेम क्या होना चाहिए, शॉर्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्टिव, यानी खुद से डिस्क्राइब कर रहा हो कि इस कॉलम में क्या कौन सी वैल्यूज आएंगी। अब इसके बाद है ईच टपल, यानी एक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, रो की बात कर रहे हैं। टपल किसे कहते हैं, रो को भी। ईच टपल इज डिस्टिंक्ट, नो डुप्लीकेट टपल्स, यानी इसका मतलब है कि हर टपल जो है ना, हर रिकॉर्ड क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। एक टेबल के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, एक रिकॉर्ड एक दफ़ा आ सकता है, एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता। डिस्टिंक्ट से मुराद यह है कि इसका मतलब है कि उसके, फॉर एग्जांपल मैं देता जाता हूँ आप लोगों को। मेरे पास एक टेबल है, उसके अंदर मैंने ये कहा कि उसका नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ठीक है, और फादर नेम है। अब मैंने एक स्टूडेंट का नेम स्टोर कर दिया, एड्रेस स्टोर कर दिया, फादर नेम स्टोर कर दिया। अब दूसरी मैं रो इंसर्ट करूंगा, सेम वैल्यू मैं नहीं दे सकता, किसी ना किसी एक की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। फॉर एग्जांपल उसकी क्या होगा, या तो रोल नंबर चेंज होगा या उसका एड्रेस चेंज होगा, तब हम कहेंगे कि ये डिस्टिंक्ट कॉलम है, डिस्टिंक्ट रो है, सॉरी। और वैसे भी हमने कीज के बारे में पढ़ा है, ठीक है, पीछे कीज के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हर टेबल की एक प्राइमरी की बनानी पड़ती है। तो जब हम एक टेबल की प्राइमरी की बना देंगे, जिस एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की बना देंगे वो वैसे ही डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वो हमेशा डिस्टिंक्ट होगा, यानी उसकी सिंगल वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू होगी और डिस्टिंक्ट होगी, डुप्लीकेट नहीं होगा। अगर आपने पहले इंटर की होगी तो वो आपको इंटर नहीं करने देगा। ये रूल्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो हम अपने कॉलम के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, जब हम किसी को प्राइमरी की बना देंगे तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास अगर मैंने सपोज रोल नंबर को क्या बना दिया है, एक प्राइमरी की बना दिया है। अब रोल नंबर के ऊपर रूल्स लग गए हैं, कानून बन गए हैं, ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो गए हैं जब हमने उसको प्राइमरी की बनाया कि रोल नंबर मस्ट बी यूनिक। रोल नंबर क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक से मुराद है मैंने जो एक रोल नंबर पहले इंटर कर दिया दोबारा वो इंटर नहीं कर सकता किसी दूसरे बंदे का। दूसरी बात हमारे पास कि रोल नंबर मस्ट नॉट बी नल, कि हमारा रोल नंबर जो है नल नहीं होगा। नल का मतलब यह है खाली, अनअवेलेबल ऑफ वैल्यूज। अगर मैंने जीरो भी इंटर कर दिया है ना, वो नल नहीं है। नल का मतलब यह है कि हमारे पास वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे कि जब हम प्राइमरी की बनाएंगे तो प्राइमरी की के लिए रूल्स ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट, इन रूल्स को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट। हम खुद भी लगाते हैं, लेकिन जब ये प्राइमरी की खुद एक कंस्ट्रेंट है कि उसके ऊपर रूल्स लग जाएगा। इसी तरह फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, फॉरेन की कंस्ट्रेंट है तो ऑटोमेटिकली इस तरह के रूल्स लग जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ईच टपल इन अ डिस्टिंक्ट, कि हमारी हर रो जो होगी वो डिस्टिंक्ट होगी, नो डुप्लीकेट टपल्स, तो उसके अंदर डुप्लीकेट रोज नहीं आ सकती। ऑर्डर ऑफ टपल इज इमटेरियल, इसका मतलब है कि मेरे रोल नंबर 1 का मैंने डाटा पहले स्टोर कर दिया, रोल नंबर 10 का पहले स्टोर कर दिया और रोल नंबर 1 का बाद में स्टोर कर रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता। ऑर्डर ऑफ टपल्स इज इमटेरियल, मीन एक रिकॉर्ड ऊपर आ रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, दूसरा उससे नीचे आ रहा है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर ऑफ टपल्स इज इमटेरियल, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास, यानी ऑर्डर ऑफ टपल्स भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर ऑफ कॉलम भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आपको उस वक्त पता, कॉलम का जो ऑर्डर है अगर आप लोग जिस तरह रखोगे तो आपको जब आप लोग क्यूरी करेंगे, ठीक है, कि हमें वैल्यू डिस्प्ले हो, तो उस वक्त आप लोगों को जिस तरह आप लोग लिखेंगे, ऑर्डर जो भी रखेंगे क्यूरी में, अपना ऑर्डर जो भी रखेंगे तो उस तरह आपको दिखा देगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहला रिकॉर्ड जो है ना लास्ट में स्टोर किया, लास्ट वाला पहले स्टोर किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब मेरे पास देखिए मेरे बच्चे एग्जांपल ऑफ रिलेशनल मॉडल, रिलेशन मॉडल की एग्जांपल है कि जैसे स्टूडेंट टेबल टेल्स फैक्ट अबाउट द स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट का अगर हमने टेबल बनाया तो उसके अंदर स्टूडेंट के रिकॉर्ड बताएगा, स्टूडेंट के बारे में फैक्ट बताएगा कि स्टूडेंट से कौन कौन से फैक्ट्स हैं। इसी तरह फैकल्टी टेबल शो द अबाउट फैक्ट अबाउट द फैकल्टी, कि फैकल्टी टेबल हमें किसके बारे में बताएगा, फैकल्टी के बारे में। क्लास टेबल शो द फैक्ट अबाउट द क्लासेस, अभी मैं आगे डायग्राम से बता देता हूँ। इसी तरह इंक्लूडिंग व्हाट फैकल्टी मेंबर टीच ईच, इनरोल टेबल रिलेट स्टूडेंट्स टू क्लास। हम ऐसा ऐसा इसकी तरह मूव कर रहे हैं कि ये हमने टेबल कैसे बनाने हैं,
ठीक है, हम एक अगली क्लास के 2 क्लासेस के बाद इंशाल्लाह एक केस स्टडी लेंगे और उस केस स्टडी में से हम क्या करेंगे, टेबल्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनके एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उन एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर हमने उनको नॉर्मलाइज करना सीखना है कि नॉर्मलाइज कैसे करना है, नॉर्मलाइजेशन पढ़नी है। तो क्लास टेबल शो द फैक्ट अबाउट द क्लासेस इंक्लूडिंग व्हाट फैकल्टी मेंबर टीच द क्लास। ठीक है, हर कौन कौन सी क्लास को किसको पढ़ा रहा है। इनरोल टेबल रिलेट स्टूडेंट्स टू द क्लास, इनरोल टेबल किसके साथ रिलेट कर रहा है, स्टूडेंट टेबल के साथ। जैसे यहाँ पे देखें, अब ये डायग्राम आप लोगों को मेरे बच्चे नजर आ रही है, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि स्टूडेंट का एक हमारे पास टेबल है। ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल, हमने उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट, मैं पहले बार बार बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास ईच एंटिटी हैव मैनी एट्रीब्यूट्स, हर एंटिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, बट वी स्टोर, हम सिर्फ उनको स्टोर करेंगे या उनको लिखेंगे जिनकी हमें क्या है, ज़रूरत है। हम सारे एट्रीब्यूट नहीं लिखते। जैसे अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता जाता हूँ, स्टूडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, यानी स्टूडेंट आईडी, उसका फर्स्ट नेम हो सकता है, उसका लास्ट नेम हो सकता है, उसका मेजर हो सकता है, वो किस में पढ़ रहा है, उसके क्रेडिट आवर्स हो सकते हैं, वो कितने क्रेडिट आवर पढ़ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा आप देखें, स्टूडेंट का मदर नेम भी तो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट के भाई का नाम भी हो सकता है, स्टूडेंट का ब्रदर नेम भी हो सकता है, सिस्टर नेम भी हो सकता है, स्टूडेंट का मैं कहता हूँ एड्रेस भी हो सकता है। ये बहुत सारे एट्रीब्यूट बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम वो एट्रीब्यूट लिखते हैं अपनी डेटाबेस बनाते हुए टेबल में, किसी भी एंटिटी का टेबल जब आप क्रिएट कर रहे होंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप सिस्टम बना रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी हम वो एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसके अलावा कोई एट्रीब्यूट नहीं लिखेंगे। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास यूनिवर्सिटी की डेटाबेस है सिंपल, तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए, उसका लास्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, मेजर चाहिए और ये क्रेडिट्स चाहिए। ये मेरे क्या हैं, कॉलम है। देखें, ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी, ये कॉलम है। हमने ये बात की थी पिछली स्लाइड के ऊपर कि हमारे पास वन कॉलम कंटेन द वैल्यूज फ्रॉम वन डोमेन, यानी एक डोमेन से होंगी। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या हो रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, ये सारी स्टूडेंट्स आईडी आ रही हैं। इसी तरह लास्ट नेम, ठीक है, उसके अंदर सारे लास्ट नेम आ रहे हैं, फर्स्ट नेम उसके अंदर सारे फर्स्ट नेम आ रहे हैं, मेजर उसके अंदर सारे मेजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास एक रिकॉर्ड, यहाँ से आपके कर्सर देखना है, ये रो है एक, ये स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मेजर और क्रेडिट्स, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रो बना रहे हैं। अब जब मैं एक रो ये उठाता हूँ, ये वाली रो, तो ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जाहिर कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे पास किसका है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब दूसरी रो उठाता हूँ तो वो दूसरे स्टूडेंट का है, तीसरी रो उठाता हूँ तो वो तीसरे स्टूडेंट का है। तो हम इस रो को टपल भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको रो भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास ये बातें समझ आ गई। दूसरी बात हमने बात की थी कि एक कॉलम कंटेन एटॉमिक वैल्यू, एक कॉलम के अंदर क्या होगी, सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास देखें, ये नेम क्या है, लास्ट नेम एक आ रहा है, स्मिथ। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इस सेल के अंदर उसका फर्स्ट नेम क्या आ रहा है, टॉम, इसका मेजर क्या आ रहा है, हिस्ट्री। ये दो नहीं हो सकते, इट्स मीन कि यानी जैसे ये मेजर है, मेजर के अंदर भी इस तरह भी लिखा हो, हिस्ट्री भी हो और मैथ भी हो एक सेल के अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्लास, ये क्लास का टेबल है, उसके जो एट्रीब्यूट है हमारे पास क्लास नंबर है, सपोज ये कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं, आर्ट, जो भी हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास फैक्ट आईडी है। ठीक है, हमारे पास फैक्ट आईडी कौन सी है हमारे पास, और स्केजुअल उसका क्या है, और उसके बाद रूम, ठीक है, हमारे पास कौन सा है। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने यही क्लास के बारे में स्टोर कर रहे हैं कि कौन सी फैकल्टी आईडी कौन सा, यानी जिसकी फैकल्टी F101 उसकी आईडी है, वो टीचर इसको पढ़ा रहा है इस क्लास को। ठीक है, आर्ट 103A क्लास नंबर को, और उसका स्केजुअल ये लिखा हुआ है। इसी तरह हमारे पास ये उसका रूम नंबर है। तो ये हमारे एट्रीब्यूट क्लास के बारे में हम स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास फैकल्टी है, फैकल्टी का फैक आईडी है। आप देखें, मैं कुछ बातें अभी आप लोगों को यहाँ से क्लियर करता जाऊँगा, कुछ आप लोगों को समझ आ जाएंगी। ये मेरा फैकल्टी का टेबल है। ठीक है, फैकल्टी का टेबल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, फैकल्टी आईडी, फैक आईडी, नेम है उसका फैकल्टी का, उसका डिपार्टमेंट है, और उसका क्या है, रैंक है। तो ये हमारे पास क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, यानी हम फैकल्टी के बारे में उसकी फैक आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और रैंक के बारे में क्या कर रहे हैं, डाटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ से एक बात मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि फैकल्टी का किसके साथ रिलेशन है। रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने सुई दो का धागा उठाना है और उसको बांध देना है या जाके किसी दर्जी से सिलाई करवा लेना है, उनका रिलेशन बन जाएगा। हमने रिलेशन बनाना है, वो ऑटोमेटिकली समझने वो सिल जाएंगे, उनका रिलेशन बन जाएगा। कैसे रिलेशन बनाते हैं, जैसे जब हम उसका लॉजिकल डिज़ाइन कर रहे होंगे तो उस लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या है। जैसे यहाँ पे फैक आईडी है जो कि हम इसकी सपोज इस टेबल फैकल्टी वाले टेबल की प्राइमरी की है, तो ये हमारे पास ये प्राइमरी की हमारे पास क्या है, हम इसको क्या उठाएंगे, किसके साथ मिला देंगे, यही प्राइमरी की उठा के देखिए मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट क्लास के अंदर ऐड कर दिया फैक आईडी। यहाँ पे ये फैक आईडी प्राइमरी की है और यहाँ पे क्या है, फैक आईडी फॉरेन की है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इन दो टेबल का आपस में क्या बन जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगा। जब हम ये कीज यानी कीज के जरिए इनका क्या बनाते हैं आपस में, फॉरेन की जिसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, हमने पहले कीज के बारे में पढ़ा है, तो फॉरेन की के जरिए हम क्या बनाते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस क्लास वाले टेबल का किसके साथ, फैकल्टी के साथ रिलेशनशिप मौजूद है। लेकिन अगर मैं इसी डायग्राम को देखूं तो स्टूडेंट वाले टेबल का क्लास के साथ कोई एट्रीब्यूट उसके कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट वाले टेबल का कोई एट्रीब्यूट इसके अंदर एज अ फॉरेन की के तौर पर यूज नहीं हो रहा, या इस क्लास का जो है ना स्टूडेंट के वाले टेबल के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट क्या नहीं हो रहा, फॉरेन की के तौर पर यूज नहीं हो रहा। इट्स मीन कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसी तरह इनरोल वाले टेबल के अंदर देखें तो ये स्टूडेंट आईडी, यानी यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी थी स्टूडेंट वाले टेबल से, तो उसकी जो एक यहाँ पे सपोज ये प्राइमरी की थी, तो यहाँ पे हमने उठा के इसको क्या यूज कर लिया, एज अ फॉरेन की के तौर पर यूज कर लिया, स्टूडेंट आईडी हमने ये बना दिया। अब स्कीमा कैसे बनाना है, डाटा बाद में इंटर होता रहता है कि ये मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा तो आप लोगों को सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अभी आप लोगों ने क्या रखना है, इसका कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, कि इसका क्या क्या कंसेप्ट है। अब यहाँ पे देखें कि यानी इसका मतलब है स्टूडेंट वाले टेबल का किसके साथ रिलेशन है, ठीक है, इनरोल वाले टेबल के साथ रिलेशन है। ठीक है, अब ये मेरे पास जो इनरोल वाला टेबल है, ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी जो यहाँ पे प्राइमरी की थी, यहाँ एज अ फॉरेन की के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। यानी कि हमने एक यहाँ पे ये एट्रीब्यूट बनाएंगे, जब स्टूडेंट वाले टेबल के एट्रीब्यूट बनाएंगे तो ये वाले हम बना देंगे, क्लास वाले के बनाएंगे तो ये बना दिए, फैकल्टी वाले के ये बना दिए। जब इनरोल वाले के बनाएंगे तो उसके अंदर ये स्टूडेंट आईडी भी बना देंगे, क्लास नंबर भी और ग्रेड भी। अब देखें क्लास के साथ भी इसका रिलेशन है, इनरोल वाले टेबल का क्लास वाले के साथ भी रिलेशन है, क्योंकि हम एक टेबल का एक से ज्यादा के साथ रिलेशन भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया, यहाँ पे हमने ये देख लिया कि उसका क्लास नंबर उठा के किस में बना दिया, इनरोल में बना दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं ये क्यूरी कर सकता हूँ कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको 1001 स्टूडेंट उसका आईडी है, उसको वो कहाँ पे उसका इनरोल क्लास नंबर क्या है, ठीक है, वो कहाँ पे इनरोल है और उसको कौन कौन से फैकल्टी बना रही है। अब देखो ये अलग-अलग टेबल हैं, टेबल अलग-अलग हैं, बट हम इस तरह की क्यूरी करेंगे कि हम इसमें से चारों टेबल में से डाटा क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। कैसे फैच कर सकते हैं, इनका आपस में क्या बन चुका है, अब रिलेशनशिप बन चुका हुआ है। जब इनका आपस में रिलेशनशिप है तो हम इनमें से डाटा क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। यानी स्टूडेंट वाले टेबल का इनरोल के साथ रिलेशन है, इनरोल वाले का किसके साथ है, क्लास नंबर के साथ है, क्लास के साथ है, अब क्लास का फैकल्टी के साथ है। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चारों टेबल में से एक स्टूडेंट में ये सारी इन्फॉर्मेशन फैच कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट 1001 का लास्ट नेम बताए, ठीक है, और उसका रूम नंबर बताए कि वो कौन से रूम के अंदर पढ़ रहा है, और उसका क्या बताए, सपोज ग्रेड बता दे कि उसका ग्रेड कौन सा है, और उसका कौन सी फैकल्टी कौन सा टीचर उसको पढ़ा रहा है। तो मैं ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकता हूँ मेरे बच्चे। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये सारे ऑल आर दीज द बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस, डीबीएमएस डेटाबेस सिस्टम के ये क्या है, फायदे हैं। जो हमारे पास पहले होता था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर फाइल्स का इस तरह का कोई रिलेशन नहीं होता था। उन रिलेशन की वजह से, रिलेशन ना होने की वजह से हम इस तरह का डाटा फाइंड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हमारे पास अलग-अलग फाइल्स का डाटा हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते थे। तो अब हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ईच रो ऑफ द स्टूडेंट टेबल रिप्रेजेंट वन स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट टेबल की एक रो एक स्टूडेंट को जाहिर कर रही है। ईच रो ऑफ अ क्लास टेबल रिप्रेजेंट वन क्लास,
क्लास टेबल की एक जो हमारे पास रो है वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है. ईच रो ऑफ द इनरोल्ड रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वन स्टूडेंट एंड वन क्लास. इनरोल वाले टेबल की हमारे पास क्या बता रहा है, उसका सिर्फ अपना एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट एक है ग्रेड. आप देखें इनरोल वाले का दो के साथ क्या है ताल्लुक है, रिलेशन है, दो टेबल के साथ रिलेशन है. तो जिनके साथ भी इनका रिलेशन है, देखें फैकल्टी के साथ इसके स्टूडेंट के साथ है तो स्टूडेंट आईडी एज यहाँ फॉरन की तौर पर यूज हो रही है. और क्लास के साथ इसका रिलेशन है तो क्लास नंबर जो था जो उसकी प्राइमरी की थी एज यहाँ पे फॉरन की के तौर पर यूज हो रही है. इट्स मीन रिमेंबर दैट ईच टेबल कंटेन ओनली वन प्राइमरी की. उसके अंदर क्या होगी, एक प्राइमरी की होगी. एक प्राइमरी की से मुराद आप ये नहीं समझ लेना कि सिर्फ एक एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल होगी, वो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से भी मिलकर बन सकती है. लेकिन एक टेबल के अंदर प्राइमरी कीज कितनी होंगी, एक होंगी. बट वन टेबल कैन कंटेन मैनी फॉरेन कीज. एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती हैं. उस टेबल का जितने टेबल के साथ रिलेशन होगा उतनी ही क्या होंगी, फॉरेन की होंगी. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखें कि इसका दो के साथ रिलेशन था, ठीक है, तो इसका मतलब है इसके अंदर फॉरेन की कितनी है, दो हैं. ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट वाले टेबल की यहाँ पे एज फॉरेन की तौर पर यूज़ हो रही है. यहाँ पे क्लास वाला टेबल क्लास नंबर एज फॉरेन की के तौर पर यूज़ हो रहा है. तो ये इनरोल वाले टेबल के अंदर हमारे पास दो फॉरेन की इस टाइम मौजूद हैं. मेरे बच्चे ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखना है ताकि जब हम इम्प्लीमेंट करें तो मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो. ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशंस मैथ आप लोग पढ़ चुके होंगे कि मैथमेटिकल के रिलेशन किस तरह होते हैं. फॉर टू सेट्स, सपोज मेरे पास दो सेट हैं D1 एंड D2, उनका कार्टिजियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, याद है, कुछ मैथ पढ़ा था या भूल गए. कार्टिजियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, सपोज अगर D1 का सेट है उसका पहला एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट, उसको दूसरे वाले टेबल के सारे एलिमेंट के साथ लिख देंगे. फिर इसका पहले वाले का दूसरा लेंगे और दूसरे को उठा के दूसरे वाले टेबल के सारे एट्रीब्यूट के साथ लिख लेंगे. सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक है मेरे पास जिसका नाम A है, एक सेट है जिसका नाम A है, दूसरे सेट है क्या है, B है. अब A में क्या मौजूद है, ABC, और दूसरा जो मेरे पास सेट B है उसके अंदर क्या है, 1 2 3. तो हम कैसे लिखेंगे, कार्टिजियन प्रोडक्ट जब लिखते हैं तो A क्रॉस B बराबर है. ठीक है, जब उनका क्रॉस लिखेंगे तो आप पहले टेबल में क्या है, A को उठाएंगे दूसरे टेबल के सब के साथ लिखेंगे, यानी A और 1, फिर A एंड 2 एंड A3 A4. इसी तरह फिर आप दूसरे को उठाएंगे B को, B1 B2 B3 B4. इसी तरह पहले टेबल का तीसरा उठाएंगे C1 C2 C3. तो ये हम पेयर की सूरत में लिखेंगे, दो दो की सूरत में मिलके पहले का एलिमेंट और दूसरे का एलिमेंट. तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कार्टिजियन प्रोडक्ट कहलाता है. ठीक है, तो जिसे हम कार्टिजियन प्रोडक्ट कहते हैं. तो D1 क्रॉस D2 इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन विच द फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम D1, यानी पहला एलिमेंट पहले से सेट से होगा, एंड द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम D2 जो दूसरे सेट से होगा. ए रिलेशन, अब रिलेशन क्या है कि जब हमने किसी दोस्त का क्या ले लिया, कार्टिजियन प्रोडक्ट ले लिया. अब कार्टिजियन प्रोडक्ट में से सारी वैल्यू सारे कम्बिनेशन आ जाएंगे. तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट. सबसेट पढ़ा है ना, 33 सेट कभी पढ़े होंगे, तो उसमें से हम कुछ भी वैल्यूज उठा लेंगे तो वो हमारे क्या कहलाएगा, उसका रिलेशन कहलाएगा. ठीक है, क्योंकि जब हम टेबल बनाते हैं आपने देखा है तो टेबल के अंदर मेरे बच्चे सारी वैल्यूज तो नहीं लिख रहे होते, सबका रिकॉर्ड तो नहीं आ रहा होता. जितने हमारे पास हैं हम उतने का क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड लिखते हैं. तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टिजियन प्रोडक्ट, यानी उस कार्टिजियन प्रोडक्ट का जो जवाब आया है उसमें से कोई पेयर उठा रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है. कोड फ्रॉम कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ द 3 सेट, 3 सेट का कार्टिजियन प्रोडक्ट भी हो सकता है. रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ द ऑर्डर ट्रिपल्स सो फॉर्म. अगर 3 का कार्टिजियन प्रोडक्ट का होगा तो हमारे पास उसके अंदर जो उसका रिलेशन होगा वो भी किससे बना होगा, 3 ऑर्डर पेयर से बना होगा. कोड एक्सटेंड टू n सेट्स यूजिंग n टपल्स. अगर n टपल्स हमारे पास हैं तो n सेट्स तक भी क्या हो सकता है, वो एक्सटेंड हो सकता है. जैसे यहाँ पे आप देखें कि डेटाबेस रिलेशन के अंदर क्या होते हैं हमारे जो टेबल्स. डेटाबेस रिलेशन की बात करेंगे तो मेरे बच्चे हम टेबल की बात कर रहे होंगे. टेबल इज आल्सो नोन एज रिलेशन. टेबल को हम क्या कहते हैं, रिलेशन भी कहते हैं. ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को याद रखना है. टेबल इज आल्सो नोन एज रिलेशन. टेबल को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं. अब यहाँ पे देखें ए रिलेशन स्कीमा आर, जिसको हम आर से जाहिर करें, इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. ठीक है, हमारे पास अब टेबल क्या होता है, उसके अंदर क्या है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं. जैसे हमने पीछे इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख चुके हो, ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. इस टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स हैं.
स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर 5 एट्रीब्यूट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास जब हम ये बात कर रहे हैं ए रिलेशन स्कीमा आर इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स A1 A2 A3 सो ऑन, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे हम पिछली डायग्राम अभी स्टूडेंट वाला देखा तो उसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसका मतलब A5 तक जाएगा। विद देयर डोमेन्स, उनकी डोमेन होगी D1 D2 एंड Dn, यानी जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उन सबकी क्या होगी, डोमेन होगी। डोमेन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो वैल्यूज़ जो उसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है, हमारे पास एक्सेप्टेबल वैल्यूज़, वो हमारी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट के मार्क्स मैं कहता हूँ 1 से लेकर 100 तक हो सकते हैं, तो उसकी डोमेन क्या है, 1 to 100। इसी तरह हमारे पास आर, स्मॉल आर की हम बात कर रहे हैं। आर इज अ सेट ऑफ n टपल्स, ठीक है, हमारे पास रिलेशन जो है वो क्या होंगे उसके अंदर। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि रिलेशन इन टेबल, टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। ऊपर हमने कॉलम की बात करी, अब हम रो की बात कर रहे हैं। आर इज अ सेट ऑफ n टपल्स, इन टपल्स को रो भी कहते हैं ना, A1 D1, ठीक है, A2 D2 An Dn, सच दैट द D1 बिलोंग टू D1, ठीक है, हमारे पास जो पहली वैल्यू होगी वो किसे बिलोंग कर रही होगी, ठीक है। जब हम पहले टपल की बात कर रहे हैं तो देखिए पहली वैल्यू पहले सेट से बिलोंग कर रही होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे से, दूसरे कॉलम से, तीसरी वैल्यू तीसरे कॉलम से, इस तरह सो ऑन। ये बिलोंग का नंबर है। इन अ टेबल टू रिप्रेजेंट द रिलेशन, एक टेबल के अंदर रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए रेस्ट द AI एज कॉलम हेडिंग, यानी हमारे पास हम क्या लिखते हैं, ए को कॉलम के तौर पर लिखते हैं। एंड द लेट D1 D2, तो ये उसकी डोमेन्स वैल्यूज होती हैं। बिकम द n टपल द रोज ऑफ द टेबल, यानी मैं अभी आप लोगों को ये बताता हूँ कि कैसे होता है, यानी जितने भी हमारे पास टपल्स होंगे उतनी, यानी जितनी रोज होंगी, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाएगी, हम ये कहेंगे कि हमारे पास इतने, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं। और ये जितनी भी उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहते हैं, इनके स्पेसिफिक नाम हैं जो आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। डिग्री, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, एक रिलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, यानी एक टेबल्स की जब हम बात करते हैं तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। डिग्री, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, जितने उसके एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। अगर 2 एट्रीब्यूट है उस टेबल के अंदर या उसका रिलेशन के अंदर, तो इसका मतलब 2 एट्रीब्यूट्स बाइनरी, 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो टर्नरी, n एट्रीब्यूट्स है तो एनरी, इन जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उसी हिसाब से उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या है, स्टूडेंट वाला टेबल है तो इसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, तो एनरी यानी n की जगह क्या है 5, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगा उसकी जगह। ए प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेंशन डज नॉट चेंज, ठीक है, जब हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। जब भी हमारे पास एक कॉलम, हम कॉलम बना देते हैं तो क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं। कार्डिनैलिटी, द नंबर ऑफ टपल, इंटेंशन से क्या मुराद है, देखें मैंने एक कॉलम की डाटा टाइप रख दी, सपोज var4, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करना स्टार्ट कर दी, और बाद में मैं उसे कहता हूँ नहीं मेरी डाटा टाइप तो क्या होनी चाहिए, नंबर होनी चाहिए, मैं उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर हमारे पास var4 टाइप की वैल्यूज़ आ चुकी होंगी, ठीक है। इसी तरह इसलिए हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेंशन डज नॉट चेंज। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ टपल्स, जितनी उसके अंदर टपल्स होंगी, जो मैं पीछे यहाँ पे बात कर रहा था आप लोगों को, मैंने कहा अगली स्लाइड पे बताता हूँ कि रो कितनी आ रही हैं। नंबर ऑफ टपल्स, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ टपल्स होंगे, रिकॉर्ड होंगे उसके अंदर, 100 एक कॉलम के टेबल के अंदर उसकी क्या है, 100 रिकॉर्ड हैं, 100 रोज हैं, तो इसका मतलब है 100 रोज हैं तो 100 उसकी क्या कहलाएगी, कार्डिनैलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंशन चेंजेस, ऑफन हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती है, यानी इसकी वैल्यूज क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। रोज क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, यानी जिसका नाम चेंज हो गया, किसी का एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कीज़, कीज़ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और फिर इसके इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट मैं आप लोगों को इनके बारे में दोबारा गो थ्रू कर देता हूँ, और फिर हम आगे रिलेशनल अलजेब्रा के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो रिलेशन कीज़ आप लोगों ने पढ़ी है पहले। रिलेशन नेवर हैव डुप्लीकेट टपल्स, एक रिलेशन के अंदर डुप्लीकेट टपल नहीं होते। सो यू कैन ऑलवेज टेल टपल्स अपार्ट, ठीक है, इम्प्लाइज देयर इज ऑलवेज अ की, तो हमारे एक टपल को हम क्या बना सकते हैं, की बना सकते हैं। विच मे बी अ कंपोजिट ऑफ आर एट्रीब्यूट इन वर्स्ट केस, यानी हमारे पास क्या हो सकती है कि एक की एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर भी बन सकती है, सिंगल एट्रीब्यूट से मिलकर भी बन सकती है, या फिर हम कहते हैं सारे एट्रीब्यूट मिलकर भी क्या बना रहे हो, की बना रहे हो। ये एक वर्स्ट केस है, ठीक है, जो कि ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल है कि हम नॉर्मली हम ऐसे कोई ना कोई एट्रीब्यूट मिल जाता है जिसे हमारे पास हम की बना देते हैं, सिंगल एट्रीब्यूट। सुपर की, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स, इसका मतलब मैं पिछले लेक्चर में आप लोग बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर सुना है, गौर से सुना है, तो आप लोग
को याद होगा। और मैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों को पहले बताता जा रहा हूँ, फिर बताता जा रहा हूँ, यूर एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन कैंपस प्रीमिसेस, कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों की कैंपस के अंदर होगा। बाद में फिर ना कहिएगा कि पहले हमें तो ये था कि ऑनलाइन क्लासेस थी, हमने एक साथ बैठ के पेपर कर लिए, सबका एक जैसा पेपर था, दो चार दोस्त मिल गए जिनको आता था तो उन्होंने दूसरे को भी बता दिया। ऐसा अब होने वाला नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास प्राइमरी की कैंडिडेट की चूजन फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टपल, कि हम एक कैंडिडेट की को जब एक टपल की यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए चूज कर लेते हैं, हमारी क्या बन जाती है, प्राइमरी की। मैं इसकी इसलिए डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि ये बहुत डिटेल में बताने वाला है और हम पिछले लेक्चर के अंदर इसको डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, इसी तरह प्राइमरी की कैन नॉट वेरीफाई की बाय लुकिंग एट एन इंस्टेंस, नीड टू कंसिडर, ठीक है, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन टू इंश्योर यूनिकनेस। यानी इसके हमारे पास जब प्राइमरी की हम बनाते हैं तो ये क्या होती है, हम हर हाल में इस बात को इंश्योर करना होता है ये यूनिक हो, ठीक है, और ये नल ना हो, क्योंकि नल होगी तो अगर एक को खाली छोड़ देंगे दूसरी भी खाली हो सकती है तो वो मैच हो जाती है, नल नहीं रह जाती, ठीक है, यूनिक नहीं रह जाती। तो इसका यूनिकनेस को हमने फोर्स करना होता है, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होगी। फॉरेन की, यानी प्राइमरी की से मुराद है कि हम चाबी नहीं लगा रहे, जो एक एट्रीब्यूट है उसमें से उसकी वैल्यू यूनिक होगी, यानी डुप्लीकेट कभी नहीं आ सकती। इसके बाद है फॉरेन की, जो भी मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज प्राइमरी की ऑफ द सम रिलेशन, जो एक टेबल की प्राइमरी की हो, कॉल्ड इट्स होम रिलेशन, यानी उसका क्या कहलाता है, होम रिलेशन कहलाएगा। वो किसी दूसरे टेबल में ऐसा क्या हो रही होगी, फॉरेन की के तौर पर यूज हो रही होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं इंटेग्रिटी। मेरे बच्चे, इंटेग्रिटी मीन रूल्स, ठीक है, इंटेग्रिटी मीन रूल्स, कि हम क्या लगा रहे हैं, रूल्स लगा रहे हैं। किसके लिए, किस मकसद के लिए रूल्स लगाए जाते हैं, ठीक है, फॉर द करेक्टनेस एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी, ताकि हमारे पास जो वैल्यू क्या रहे, करेक्ट हो और कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंसी को फोर्स किया जा सके। यानी इंटेग्रिटी रूल्स जो हमारे पास, जो हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं तो हमारे वो रूल्स होते हैं, ठीक है, जो हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, रूल्स लगा रहे हैं किसी भी डाटा एलिमेंट रिकॉर्ड के ऊपर या एट्रीब्यूट के ऊपर या डाटाबेस के ऊपर, ठीक है, तो हमारे किस मकसद के लिए होती है, टू इम्प्रूव द डाटा क्वालिटी, डाटा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मेरे बच्चे, जब मैं आप लोगों को फाइल सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और इसके बाद डिफरेंस बता रहा था डाटाबेस का, तो हमने ये बात की थी कि databases improve the data quality. How databases improve the data quality? Databases improve the data quality through the integrity constraints. ठीक है, by implementing the integrity constraint we improve the data quality. हमने जब इसके क्या कर दिए, integrity constraint implement कर दिए, तो हमने डाटा क्वालिटी को क्या किया, इम्प्रूव किया, ठीक है, कि उसकी वजह से हमारे पास डाटा क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। Integrity constraints are the rules or restriction that apply to all instances of the database, जो databases की हर इंस्टेंस के ऊपर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। यानी जितने भी रिकॉर्ड, एक दफ़ा जब हम टेबल के ऊपर रूल्स लगा देंगे, इसको मतलब जितने रिकॉर्ड भी क्या करेंगे, हम इंटर करेंगे, उन सब के ऊपर अप्लाई होंगे वो। Enforcing the integrity constraint ensures only legal states of the database are created. ठीक है, तो हमें इसका मतलब यह है कि जब हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को इन्फोर्स कर देते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि सिर्फ जो डाटाबेस की है वो लीगल स्टेट से मतलब है कि जो चीज़ हमने उसको अलाउ की है, जो हमने डेफिनेशन उसकी कर दी है कि इस तरह का डाटा होना चाहिए, उसी तरह का ही डाटा उसके अंदर आ सकेगा, उसके अलावा कोई और हमारे पास डाटा नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स के क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, डोमेन हमारे पास क्या है, मैंने आप लोगों को पहले अभी एग्जांपल दी थी थोड़ी देर पहले कि सपोज एक स्टूडेंट का मेरे पास क्या है, एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, मार्क्स मैं स्टोर कर सकता हूँ 1 से लेकर 100 तक, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन कंस्ट्रेंट लिमिट्स द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के लिए हम सेट ऑफ वैल्यूज को लिमिट कर देते हैं कि इसी में से वैल्यू आएगी, इसके अलावा नहीं आ सकती। एंटिटी कंस्ट्रेंट, नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की कैन हैव अ नल वैल्यू, यानी प्राइमरी की जिसको हम बना रहे हैं तो उसकी किसी उस जिस एट्रीब्यूट को हमने प्राइमरी की बना दिया उसकी नल वैल्यू नहीं हो सकती, हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते। यानी इसका मतलब है कि सपोज मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है तो मैं हर हाल में रोल नंबर इंटर करूँगा और रोल नंबर इंटर भी यूनिक करूँगा, डुप्लीकेट नहीं हो सकेगा। अगर मैं उसको खाली छोड़ दूंगा तो एरर दे देगा। एंटिटी इंटेग्रिटी मैं आप लोगों को जब करके दिखाऊंगा, वैल्यू इंटर करके दिखाऊंगा तो एरर्स आएंगे, तो आप लोगों को एरर समझ भी आएंगे। इसी तरह वो आपको बता रहा होगा कि एंटिटी कंस्ट्रेंट आप लोग वायलेट कर रहे हो।
इसके बाद है रिफरेंशियल इंटेग्रिटी। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी के अंदर हमारे पास फॉरेन की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की से क्या है हमारे पास कंस्ट्रेंट है। एंटिटी इंटेग्रिटी से बनाते हैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो हम प्राइमरी की के ऊपर लगा रहे हैं ऑटोमेटिकली, जिसको हम प्राइमरी की बनाएंगे ये एंटिटी इंटेग्रिटी ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी जिसको हम फॉरेन की बनाएंगे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। ईच फॉरेन की वैल्यूज मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यू, यानी हर एक फॉरेन की वैल्यू सपोज वहाँ का जो एक टेबल का, जब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता जाता हूँ आप लोगों को तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं वापस आता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि मैंने ये देखना है, ये फैकल्टी है, ये क्लास है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ की जो मैंने फैकल्टी आइडिया, अगर उसको क्या पढ़ा रहा है कौन सा बंदा ये आइटम्स पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे इसी फैकल्टी आईडी भी वही सेम होनी चाहिए जो यहाँ पे इसकी फैकल्टी आईडी है। यहाँ पे अगर उसकी आइटम की फैकल्टी आईडी 101 है तो वहाँ अगर वो पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए 101 होनी चाहिए। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और कम्बिनेशन ऑफ फॉरेन की का आपको पहले पढ़ चुके हो। फॉरेन की कंस्ट्रेंट डिफरेंशियल इंटेग्रिटी ईच फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ द सम टपल इन इट्स होम रिलेशन आर बी कम्प्लीटली नल, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो सकती है, फॉरेन की नल हो सकती है, फॉरेन की नल हो सकती है बट प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। जनरल कंस्ट्रेंट्स जो हम आमतौर पर लगाते हैं, ठीक है, और बिजनेस रूल्स भी इनको कहा जाता है, ये हम कोई ना कोई फार्मूलाज लगाते हैं। मे बी एक्सप्रेस एज अ टेबल कंस्ट्रेंट और असर्शन, उनको हम टेबल कंस्ट्रेंट भी कहते हैं और असर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा, रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा को हम किस तरह क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनल स्कीमा को रिप्रेजेंट करने के लिए कैन हैव एनी नंबर ऑफ रिलेशन स्कीमास, यानी हमारे पास काफ़ी सारे रिलेशन स्कीमास हो सकते हैं। फॉर ईच रिलेशन, हर टेबल के लिए, फॉर ईच रिलेशन स्कीमा लिस्ट नेम ऑफ रिलेशन, कि उनके हर एक यानी जितनी हम डेटाबेसेस बना रहे हैं उन सब के लिए हमने किसका लिखना है, नेम ऑफ रिलेशन फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। यानी सपोज ये जैसे ये यूनिवर्सिटी का हम बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी डेटाबेस स्कीमा, पहले नीचे देख लें फिर आप लोगों को ऊपर वाले सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी, ये हमारे पास क्या है, रिलेशन का नाम है, टेबल का नेम है। ये स्टूडेंट आईडी, ये लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ये उसके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मेजर क्रेडिट्स, तो ये उसके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को हमने अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, प्राइमरी की है। यहाँ पे हमने इसको क्या बनाया है, प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे बच्चे ऊपर वाली बात अब आप लोग समझ सकते हैं। फॉर ईच रिलेशन स्कीमा लिस्ट द नेम ऑफ रिलेशन, उन रिलेशन की लिस्ट लिखनी है, फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, उनके सामने क्या लिखने हैं, पैरेंथेसिस के अंदर उनके एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे अब स्टूडेंट ये एक रिलेशन है, क्लास रिलेशन है, फैकल्टी रिलेशन है, इनरोल रिलेशन है, तो इनके आगे हमने क्या लिख दिया, इनके एट्रीब्यूट्स ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिए। इसी तरह हमारे पास अंडरलाइन प्राइमरी की इन ईच रिलेशन स्कीमा, हर रिलेशन स्कीमा के अंदर आप उसकी जो प्राइमरी की है उसको अंडरलाइन कर दें। इंडिकेट फॉरेन कीज वी यूज इटैलिक, जिसको हमने फॉरेन की बनाते हैं तो उसको इटैलिक कर देते हैं, यानी उसको थोड़ा सा इटैलिक फॉन्ट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। इंडिकेट द फॉरेन कीज वी यूज इटैलिक, एरोज आर द बेस्ट, कि हम उसको इटैलिक यूज कर लें या फिर एरोज यूज कर लें, ठीक है। डेटाबेस स्कीमा एक्चुअली इंक्लूड्स डोमेन, व्यूज, कैरेक्टर सेट्स, कंस्ट्रेंट, स्टोर्ड प्रोसीजर, ऑथराइजेशन। ये हमारे पास डेटाबेस स्कीमास के अंदर हमने सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की होती हैं। ऑथराइजेशन है, ये डोमेन्स, कंस्ट्रेंट्स हैं, व्यूज़ हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे व्यूज़ क्या होते हैं, और कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रेंट अभी हमने देखे, स्टोर प्रोसीजर भी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। ऑथराइजेशन, ये उसके कौन कौन से हमने ऑथराइजेशन के रूल्स लगाने हैं वो भी हमने आगे जाके देखना है। इसी तरह टाइप्स ऑफ रिलेशनल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के, डाटा मैनिपुलेशन की लैंग्वेजेस की कौन कौन सी, रिलेशनल डाटा मैनिपुलेशन यानी जो हम रिलेशनल डाटाबेस बना रहे हैं तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास प्रोसीजरल है, प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास प्रोस्क्रिप्टिव, यूजर टेल द सिस्टम हाउ टू मैनिपुलेट द डाटा, उसमें प्रोसीजरल के अंदर हम ये बताते हैं कि डाटा को मैनिपुलेट कैसे करना है। रिलेशनल अलजेब्रा, जैसे कि रिलेशनल अलजेब्रा जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर। नॉन प्रोसीजरल होती हैं, डेक्लरेटिव होती हैं, यूजर टेल्स व्हाट डाटा इज नीडेड, हमें क्या चाहिए, नॉट हाउ टू गेट इट, कि हमें किस तरह चाहिए ये हम उसके अंदर नहीं बताते। जैसे कि हमारे पास रिलेशनल कैलकुलस है,
ठीक है। जैसे कि एसक्यूएल है, ये उसकी टाइप्स हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ रिलेशनल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, यानी रिलेशनल डाटाबेस के ऊपर हम कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करके डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक प्रोसीजर की बात आ गई, उसके अंदर हम दोनों चीज़ें बताते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी उसके ये बताते हैं कि डाटा को मैनिपुलेट कैसे करना है। जैसे रिलेशनल अलजेब्रा है, अगले हम रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ेंगे। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस है डिक्लरेटिव, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास यूज़र टेल्स व्हाट डाटा इज नीडेड नॉट हाउ टू गेट इट, ठीक है। रिलेशनल कैलकुलस है और एसक्यूएल है। अब रिलेशनल कैलकुलस का नाम सुन के आप परेशान हो गए होंगे कि हम मैथ दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, हम इसके अंदर इन दोनों में से रिलेशनल कैलकुलस और एसक्यूएल में से एसक्यूएल को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एसक्यूएल पर स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को स्टडी करेंगे। अदर टाइप्स जो दूसरे हमारे पास हैं, ग्राफिकल है, ठीक है, यूज़र प्रोवाइड्स इलिस्ट्रेशन ऑफ द डाटा नीडेड, इजी, जैसे कि हमारे पास क्यूरी बाई एग्जांपल, क्यूबीई, ठीक है, वो हमारे पास हैं। ग्राफिकल उसका तरीका है, ये भी हम इसके अंदर क्यूरी बाई एग्जांपल तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फोर्थ जनरेशन 4GL यूजेज यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू जनरेट द कस्टम एप्लीकेशन। नेचुरल लैंग्वेजेस हैं 5GL, जिसे हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, एक्सेप्ट द रिस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ द इंग्लिश और अदर नेचुरल लैंग्वेजेस, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेजेस के हम सिंपल स्क्रिप्ट वगैरह ये लिखते हैं और इंग्लिश लैंग्वेजेस वगैरह से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में इस लेक्चर के लिए आप लोगों का इतना काफ़ी है इसकी। लेकिन मेरे बच्चे, ईच लेक्चर कंटेन कंसेप्ट्स हमारे डेटाबेस के हो गए या विजुअल प्रोग्रामिंग के। विजुअल प्रोग्रामिंग का पिछले लेक्चर, पिछले वीक आप लोगों के मिस हुए हैं, मैं थोड़ा सा बिजी था। इंशाल्लाह आप लोगों के वो एक्स्ट्रा लेक्चर की सूरत में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने इन कंसेप्ट को ज़ाया नहीं करना मेरे बच्चे, इनको पढ़ना है, ठीक है। इनको गौर से देखना है कि मेरे पास ये कैसे क्या हो रहे हैं, कैसे कैसे डेटाबेस की कंसेप्ट हैं, क्या चीज़ें हैं। अगर आप एक दफ़ा मेरे लेक्चर सुन लेंगे, मैं आप लोगों को ये गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा सुन ले तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, पीपीएससी हो या कोई भी टेस्ट हो, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर। फीडबैक देना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप लोग तो स्पेशली जब आप लोग डेटाबेस सिस्टम मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने इसको, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी का आप लोगों को अगर फ़ायदा नज़र आता है कि शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो सकता है, कोई और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या किसी और बंदे को जो आईटी पढ़ रहे होंगे या कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और मेरी अल्लाह ताला से हमेशा की तरह ये दुआ है कि ये मेरे लेक्चर बनाना अगर किसी को इससे फ़ायदा हो तो अल्लाह ताला से मैं उम्मीद रखूँगा कि अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ का अजर देंगे। और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मेरा अपना फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग